नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। 5 देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। भारत माता की जय और मोदी मोदी के लगाए नारे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात को मिला देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय। अमित शाह ने किया भूमि पूजन। कहा, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी कमियों की भरपाई करने वाला एकमात्र पहल। आर्थिक असमानता दूर करने की मुहिम में भारत की बड़ी उपलब्धि। विश्व बैंक ने दुनिया के सर्वाधिक समता मूलक समाज में किया शामिल। आय समानता में विश्व में चौथे स्थान पर भारत। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। जिला प्रशासन और राज्य सरकार सतर्क। और अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। हादसे में 24 की मौत। रेस्क्यू टीम बाढ़ के पानी में हेलीकॉप्टर और नाव से चला रहे हैं बचाव कार्य। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में पीएम का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी का ब्यूनस आयर्स में होटल पहुंचने पर शानदार अभिनंदन हुआ। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे हमने दिखाया, अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। तो राजधानी ब्यूनस आयर्स में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उत्साह के साथ पीएम का भव्य स्वागत किया। प्रवासियों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना में भव्य स्वागत हुआ है। केवल भारतीय और भारतवंशी ही नहीं, लेकिन जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भी काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो अर्जेंटीना के निवासी होने के बावजूद भी एक तरह से भारतीय संस्कृति को उनके सामने पेश करते हैं। आनंदनी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दूरदर्शन। First of all, tell us that what sort of dance performance was this that you presented in front of Prime Minister Modi? Namaskar. We feel honored to present Ammalari. It's a very traditional piece. There are 3 different dancers of different styles, so having this opportunity is something unique in our life. He's such an important personality in the world. आज देखिए यहाँ पे भारत में कई जो राज्य है वहां से कई लोग जो अर्जेंटीना में बसे हुए हैं। कोई असम से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से है। लेकिन आज यहाँ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो भारतवंशी यहाँ क्यों कह सकते हैं कि हम लोग इंडिया से हैं। और ये लोग आज यहाँ पे कुछ गुनगुना रहे हैं कि वंदे और इस समय क्या एक ब्रेकिंग न्यूज कि पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को शुक्रवार 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी भारत की 2 बड़ी एजेंसियों ईडी और सीबीआई के तरफ से प्रत्यर्पण अनुरोध किए जाने के आधार पर हुई है।
नेहाल मोदी ने भाई नीरव मोदी के लिए काले धन को सफेद करने और छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो भारतीय एजेंसियों ने प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था और यह गिरफ्तारी हुई है। नीरव मोदी का जो पूरा मामला था बैंक के साथ धोखाधड़ी का, वो इस मामले से जुड़ा हुआ है और नीरव मोदी इस मामले में भगोड़ा भी घोषित हैं और उन्हीं के भाई हैं नेहाल मोदी, जिनकी गिरफ्तारी हुई अमेरिका में। और ये गिरफ्तारी खास तौर पर जो भारतीय एजेंसियां हैं उनके प्रत्यर्पण के अनुरोध पर की गई है। ये पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाला मामला है, जिसमें कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर फ्रॉड करने भागने का मामला है। ईडी और सीबीआई के तरफ से इसी मामले में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था नीरव मोदी और उसके भाई नेहाल मोदी के लिए। तो नेहाल मोदी को गिरफ्तार किया गया। काले धन को सफेद करने और छुपाने में यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये। भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और अब इसके बाद प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि नेहाल मोदी को अमेरिका से भारत लाया जाए और यहाँ पर फिर उससे पूछताछ की जाए और इस मामले में जो न्याय के कटघरे तक लाने का कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से नीरव मोदी पर आरोप हैं उससे पंजाब नेशनल बैंक को बड़ा नुकसान हुआ था नीरव मोदी के इस कदम से। नीरव मोदी ने जो घोटाले का आरोप है नीरव मोदी के ऊपर उससे, और उस मामले में नेहाल मोदी जो उनके भाई हैं और नेहाल मोदी जो हैं वो काले धन को छुपाने में भूमिका निभा रहे थे, ऐसा आरोप है। तो ऐसे मामले में जब नेहाल मोदी एजेंसियों के हाथ आ जाएंगे और भारतीय एजेंसियां जब उनसे पूछताछ करेंगी तो बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो निकल कर आ सकती हैं, जिससे नीरव मोदी द्वारा की गई गड़बड़ियों का काफ़ी हद तक खुलासा हो सकता है कि किस तरह से पैसे का हेर फेर किया गया। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला करके जो पैसा लिया गया उस पैसे को कहाँ लगाया गया, किस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, काले धन को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम जो मामला है इसकी परतें खुल सकती हैं और अच्छी तरह से ये बातें सामने आ सकती हैं। साथ ही एजेंसियों को सबूत भी मिल सकते हैं नेहाल मोदी से पूछताछ करने पर। तो इसीलिए नेहाल मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था भारतीय एजेंसियों ने और भारतीय एजेंसियों के इसी अनुरोध के आधार पर अमेरिका में नेहाल मोदी को गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर से है कि इस मामले में ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और ख़ास तौर पर तब जब प्रत्यर्पण का काम पूरा हो जाएगा। बहरहाल बात करते हैं बिहार की, जहां पर विधानसभा चुनाव होने। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रक्रिया तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची और मतदाताओं के सभी विवरणों की विस्तृत जांच नहीं की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को एक सामान्य प्रथा बताते हुए कहा कि लगभग हर राजनीतिक दल ने मतदाता सूची की प्रामाणिकता में समस्याओं के बारे में शिकायत की थी और पुनरीक्षण की मांग भी वो करते रहे हैं। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ, सामान्य परीक्षण होते रहे। इसलिए इस बार बिहार में 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। आज की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया।
इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। यह विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 125 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विश्व की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा चुकी है। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारिता विकास की रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से तकनीकी सजगता, अकाउंटेंसी की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मार्केटिंग के गुण तो आएंगे ही, साथ ही इससे प्रशिक्षित सहकारिता का संस्कार भी सीख कर आएंगे कि यह आंदोलन देश के गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। आज यहां पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। अगली खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियंस फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IFF मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और UK से भी चिकित्सकीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर चिकित्सकों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने चिकित्सा क्षेत्रों में नवाचार और शोध पर बल दिया। ओम बिरला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो साइंस जैसे क्षेत्रों से चिकित्सा अनुसंधान और उपचार में नई दक्षता आई है। जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, प्रौद्योगिक और टेक्नोलॉजी के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नए इनोवेशन कर रहे हैं और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से किस तरीके से हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं, इसी प्रयासों के कारण आज भारत मेडिकल के अंदर दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। आगे की खबरों में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वे, उनके साथी और उनकी पार्टी लगातार नकारात्मकता फैलाते रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों का विश्वास खो दिया है, जिन्होंने बार बार कांग्रेस को नकार दिया है। आज तक वे देश के विकास के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बना पाए हैं। Nobody takes Mr. Rahul Gandhi seriously anymore because of the negativity that he, his party and his colleagues are continuously spreading. The falsehoods that they are spreading, I think they have lost the plot. They have lost the confidence of the people of India, who are again and again rejecting the Congress party and their politics. Till today, they have not been able to come up with any positive agenda for the development of the nation. Even in Karnataka, their government is completely collapsed. It's a hotbed of corruption. It's a government which is fighting amongst themselves every single day. और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक ब्रेक का। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट की दूसरी मंजिल पर शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। इस आग में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति कल लिफ्ट में फंसा था जिसकी दम घुटने से मौत हो गई और उसकी लाश देर रात बरामद की गई, तो वहीं एक अन्य व्यक्ति के मारे जाने की भी सूचना मिली है। आग लगने के 18 घंटे बाद इस दूसरी लाश को विशाल मेगा मार्ट से निकाला जा रहा है। इस रेस्क्यू अभियान में दमकल की 25 से भी ज़्यादा गाड़ियां रेस्क्यू कर रही हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस की टीम भी अपने जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस पूरे हादसे का जायजा लिया है DD न्यूज़ के संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। और जैसा कि बीती शाम दिल्ली के करोल बाग इलाके के इसी विशाल मेगा मार्ट में जो आग लगी थी, दूसरी मंजिल से ये आग ऊपर और नीचे बेसमेंट तक चली गई। इसमें तमाम कपड़े, प्लास्टिक और तमाम ग्रोसरी के आइटम्स थे, जिसके बाद ये आग दहक गई। और बताया जा रहा है कि इस आग में कल एक लिफ्ट में फंसने से एक युवा जो था उसकी मौत हो गई। वो IAS की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया था और इसमें शॉपिंग करने आया था, मगर वो दुर्भाग्यवश इस लिफ्ट में फंस गया और पावर कट होने की वजह से उसके दम घटने से मौत हो गई। लेकिन आज दूसरे दिन भी आप ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है दिल्ली फायर और दिल्ली पुलिस का, और एक और डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बहुत ही जली हुई हालत में ये डेड बॉडी है, क्योंकि आप लपट देख सकते हैं। अभी भी जो धुआं है वो लगातार ऊपर के मंजिलों से निकल रहा है, यानी आग इतनी भयंकर थी। इसमें काफी ज्यादा सामान था जिसकी वजह से ये आग दहकती रही। और अभी देखिए इस एम्बुलेंस में इस दूसरी डेड बॉडी को भी यहाँ से निकाल करके ले करके जाया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई दुर्भाग्यवश रहे। शॉर्ट सर्किट होने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी बाकी है कि क्या असली वजह है। लेकिन लगातार जो लापरवाही हो रही है, चाहे वो शॉप के द्वारा, इनके ओनर के द्वारा हो या किसी और के द्वारा, उसकी जवाबदेही बाद में तय होगी। लेकिन 2 डेड बॉडी जो है वो अभी तक यहाँ से रिकवर कर ली गई है। कैमरामैन मिलेश के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। अगली खबर झारखंड से, जहां रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। महुआ टुंगरी में CCL के कर्मा प्रोजेक्ट के नज़दीक वन भूमि में अवैध उत्खनन के दौरान बीती रात एक चाल धंस जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की भी खबर है। पीड़ितों के परिवार ने सोरेन सरकार से मुआवजे की मांग की है। कर्मा परियोजना माइंस के अंदर में चाल धंसने से 4 लोग का घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अगर 4 दीवारी किए रहते, तार का घेराबंदी किया हुआ रहता, तो शायद कहाँ से नहीं घुसता। इसलिए आप भी आए हैं, आप देख सकते हैं कि क्या किसका दोषी माना जा सकता है। अवैध उत्खनन दोषी करने वाले देखिए इस क्षेत्र प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र के लोग हैं। इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ कोई चारा और कोई उपाय नहीं है रोजगार का। तो रोजगार करने वाला तो कुछ ना कुछ चाहेगा ही कि हमारा कहाँ से क्या पेट अपना चले। यह मजबूरी बस कहीं कोई गया, ये मजबूरी है। मेरा पिताजी बहुत बड़ा घटना हुआ है। मैं सरकार से और यहाँ का जो CCL प्रबंधन है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरा क्षति हुआ है उसी अनुसार से मेरा इसका मुआवजा मिलना चाहिए। 500 मीटर के दूरी में हम लोग हैं। पर डे हमारे घर में जब ब्लास्टिंग होती है, हैवी ब्लास्टिंग के कारण से हमारा घर धीरे धीरे क्या बोलेंगे, लोग बोलते हैं, कहीं कहीं सुनने में आता होगा आप लोगों की कि नहीं से हमारे यहाँ भूकंप आया है। देखिए इस पर पूरी हम दोषी CCL का जो सुरक्षा कर्मी है, मैं उन्हीं पर पूरी थोपना चाहूँगा। अगर कड़ी निगरानी रहती तो आज इस प्रकार का घटना नहीं होता, आज हमारे बाबूजी जिंदा रहते। अगली खबर, बात एक और हादसे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए
देने की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। कल शाम संभल जिले में बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें दूल्हा समेत 8 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। हादसे पर संभल के एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 5 लोग जो घायल थे उनको हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। वहां दौरान उपचार 3 लोगों की और डेथ हो गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 8 और उनमें से 1 क्रिटिकली इंजर्ड है और 1 जो बच्ची है उसकी स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस के द्वारा जो मृतक हैं उन सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब बात अमरनाथ यात्रा की, जो शुरू होने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। यात्रियों की आवक से स्थानीय व्यापारियों जो कि घाटी में होटल और रेहड़ पटरी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इसका काफ़ी फायदा मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बाजार में रौनक है और सड़कों पर यात्रियों की चहल पहल। यात्रा से घाटी में पैसे का प्रवाह बढ़ा है, जिससे पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े धंधों की कमाई में वृद्धि दर्ज की गई है। यात्रा से जुड़े रेहड़ी, फड़ी, ड्राई फ्रूट, होटल, टूर एंड ट्रैवल, पिट्ठू, पालकी, डांडी आदि व्यवसायों की कमाई में भी उछाल से व्यापारी वर्ग खुश है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि यात्रा इस साल आ जाएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे यात्री फिर भी आए हैं, तो उम्मीद है कि इससे और बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को। तो हम चाहेंगे आपकी चैनल की वजह से एक फाइनेंशियल पैकेज का इंतजाम किया जाए, यहाँ के लोगों को टैक्सी, गाड़ी, घोड़े सब वो हो। लेकिन यात्रा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी है लोगों में। अभी अगर कमाई भी नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी है। अब ये फिर रौनक आ रही है, बाजार फिर बस रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा से पहलगाम के सारे होटल यात्रियों के आवागमन से बुक हैं। कमोवेश ऐसी ही स्थिति जम्मू की भी है। अमरनाथ यात्रा के बाद यात्री जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पहुंचते हैं, जिससे अन्य पर्यटन स्थलों पर भी व्यवसायी और स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है। श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भर है। अमरनाथ यात्रा का टट्टू वाले, खच्चर वाले, पालकी वाले साल भर इंतजार करते हैं और ये उनके लिए आय का एक आकर्षक मौका होता है। हमारे जो टैक्सी ओनर्स है, हमारे जो पोनी वाला है, पिट्ठू वाला है, टेंट वाला है, तो हम लोग यात्रियों के साथ साथ हैं। अगर यात्रियों को किसी भी चीज की कमी होती है, किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, वो हम तक पहुंचाए, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो भी कोई मसाइल होगा तो हम उनको सॉल्व करेंगे। 22 अप्रैल के बाद इंसिडेंट हुआ था, कश्मीर के हर घर से लोग बाहर निकले अपनी मर्जी से, उसके लिए प्रोटेस्ट किया और लोगों को साबित करके दिया कि आप कश्मीर आइए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा 38 दिनों तक चलेगी। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को धार्मिक पर्यटन से भी काफी लाभ मिलता है और उम्मीद है कि यात्रा के बाद पर्यटन में जबरदस्त इजाफा होगा। धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष से इतर आर्थिक पक्ष है अमरनाथ यात्रा का, जिससे जम्मू कश्मीर की हर आवाम को लाभ मिलता है। वो लाभ अनेक क्षेत्रों में होता है। असंगठित क्षेत्र के व्यवसायी लाभ कमाकर अपने वर्ष भर की पूंजी भी इकट्ठा कर लेते हैं। तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ रुपए की आय केवल श्री अमरनाथ यात्रा से अनुमानित है। अमरनाथ यात्रा जब सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न होगी तो निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आएगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, पहलगाम। और अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर, अमेरिका के टेक्सास हिल कंट्री में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। टेक्सास हिल कंट्री में अचानक आई भीषण बाढ़ से 24 लोगों की जान चली गई है। समर कैंप में शामिल हुई 20 से ज़्यादा लड़कियां लापता हो गईं। ये लड़कियां गर्मियों की छुट्टी के कैंप में शामिल होने के लिए आई थीं। ग्वाडालूप नदी में तेज़ जलस्तर वृद्धि के कारण कई घर बह गए। बचाव अभियान जारी है। आसमान से बरसी इस आफत की बारिश के चलते टेक्सास हिल कंट्री में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी का लेवल इतना ज़्यादा है कि सड़कें पानी से भर गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, घरों तक में पानी भर गया है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। इन टीमों ने तेज़ी से बढ़ते बाढ़ के पानी में नाव और हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाया है।
और अब खबर खेल के मैदान से। बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। एजबेस्टन स्टेडियम में मैच का ये चौथा दिन है और पहले सेशन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए हैं। भारत ने दूसरी पारी में 282 रन की बढ़त हासिल कर ली है। केएल राहुल और शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर हैं। यशस्वी जायसवाल 28 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। करुण नायर 26 रन पर आउट हुए। टीम इंडिया ने सुबह पर 64 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। इससे पहले तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 407 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत को पहली पारी में 180 रन की बढ़त मिली। इंग्लैंड से जैमी स्मिथ ने 184 और हैरी ब्रूक ने 158 रन बनाए। भारत से मोहम्मद सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल ने रिकॉर्ड 269 रन के दोहरे शतक के सहारे 587 रन बनाए थे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के क्लासिक इवेंट की शुरुआत आज से हो रही है। यह भारत में होने वाला पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स टॉप लेवल इवेंट होगा। इसे नीरज चोपड़ा होस्ट कर रहे हैं। बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में शाम 7 बजे से इसके मुकाबले शुरू होंगे। खास बात यह भी है कि इस इवेंट में युवा भारतीय जेवलिन थ्रोअर को वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।